हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी सिलेबस हैं, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर का पूरा सिलेबस आपको यहाँ से कंप्लीट करा दिया जाएगा। और भी ट्राई रहेगा कि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो। और फिलहाल आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के पोइट्री के बारे में, जो कि है विलियम शेक्सपियर का व्हेन इन डिस्ग्रेस, जिसे सोनेट नंबर 29 के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप इंग्लिश लिटरेचर का एटलीस्ट पूरा सिलेबस पहले देख लीजिए। पोइट्री, प्रोज, फिक्शन एंड ड्रामा सभी का सिलेबस आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। आने वाले दिनों में पूरा सिलेबस आपको एग्जाम के पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। यानी कि देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन एंड आंसर और पोएम की जो समरी रहेगी वो आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 29 के बारे में। देखिए, सोनेट पे चलने से पहले हमें विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो लाइफ एंड वर्क के बारे में भी यहाँ पे हम थोड़ा सा कवर करेंगे, उसके बाद सोनेट पे हम चलेंगे। तो पहला जो है हिज बर्थ, चाइल्डहुड एंड स्कूलिंग। ठीक है, इट इज़ क्यूरियस आयरनी ऑफ हिस्ट्री दैट वी नो वेरी लिटिल अबाउट द लाइफ ऑफ शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ वर्ल्ड। यह इतिहास का एक विचित्र व्यंग्य है कि हम विश्व के महान नाटककार शेक्सपियर के विषय में बहुत कम जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ी सी जानकारी शेक्सपियर के बारे में भी लेनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड के बेस्ट ड्रामेटिस्ट में से एक हैं। एक कहें या फिर सबसे बेटर यही है तो गलत नहीं होगा। इट इज़ गेस्ड दैट क्वीन एलिजाबेथ हैड बिन रेगनिंग फॉर 6 years when विलियम शेक्सपियर वॉज born. आफ्टर अ सेंचुरी ऑफ हिज डेथ सम अकाउंट्स वर कलेक्टेड अबाउट हिम। यह अनुमान लगाया जाता है कि शेक्सपियर के जन्म के समय रानी एलिजाबेथ को राज्य करते हुए, ठीक है, यानी राज करते हुए 6 वर्ष बीत चुके थे। उसकी मृत्यु के 1 शताब्दी बाद उसके विषय में कुछ विवरण एकत्रित किए गए। इन विवरणों के आधार पर शेक्सपियर का जीवन निर्धारित किया गया है। उसकी जन्म तिथि उसके नाटकों के आधार पर निश्चित की गई है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है कि उनका जन्म इसी तारीख को हुआ था जो यहाँ पे मेंशन हुआ है, 23 अप्रैल। तो उनके नाटक के अकॉर्डिंग, जो भी उनके ड्रामास थे उनके अकॉर्डिंग उनकी जो है एज कैलकुलेट की गई है। विलियम शेक्सपियर वॉज born at Stratford-on-Avon, which is situated in Warwickshire in England. His traditional date of birth is April 23rd, 1564. He was the third and eldest surviving son of John Shakespeare and Mary Arden. शेक्सपियर का जन्म जो है स्ट्रेटफोर्ड जॉन एवन नामक नगर में हुआ था, जो इंग्लैंड में वॉर्विकशायर में स्थित है। उनका जन्म परंपरागत 23 अप्रैल 1564 है। वह जॉन शेक्सपियर और मैरी ऑर्डन का तीसरा सबसे बड़ा जीवित पुत्र था। उसके पिता एक अनाज व्यापारी था। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि वह दस्ताने बनाने वाला या कसाई का काम भी करते थे। शेक्सपियर के समय उनके पिता एक धनी व्यक्ति थे, लेकिन कुछ वर्षों में ही वह आर्थिक कठिनाइयों और कर्ज में फंस गए थे। तो देखिए, यहाँ पे हम पूरा तो कवर एक एक करके नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। जो पर्पस है कि आपको प्रोवाइड करा दिया जाए वो है कंटेंट, जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर कि आपको एग्जाम में कैसे लिखने हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास आप लेते रहेंगे तो सभी चीज़ें आपको पता रहेंगी। और अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको यहाँ पे सभी कुछ दिखा दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके पूरा समरी पढ़ सकते हो और लाइफ एंड वर्क के बारे में भी इनके पूरा पढ़ सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो पढ़ लो, लेकिन एट द एंड आपको आंसर तो इंग्लिश में ही लिखना होगा। हिंदी में आप समझ लोगे तो बेटर रहेगा आपको, ताकि आप अंडरस्टैंड अच्छे से कर सको। उसके बाद इंग्लिश में भी उसको अच्छे से वेरीफाई करके, एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख सको। तो यहाँ पे देखेंगे एडवेंचर एंड यूथ के बारे में है, जो कि 7-8 लाइन के अंदर पूरा दिया हुआ है। उसके बाद हिज लाइफ एंड कैरियर इन लंदन बिटवीन 1585 टू 1587। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से एक बार अपने से कवर कर लो। ठीक है, उसके बाद लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ, जो अंतिम दिन थे उनके ज़िंदगी के, उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो पूरा आप उसको देख लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे जो है हिंदी में सभी कुछ दिया है, जो कि इंग्लिश में था वही वो हिंदी में उनके लाइफ एंड वर्क के बारे में दिया गया है। तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो और इंग्लिश में भी तो है ही। वो यहाँ पे देखेंगे जो लंदन का जीवन था 1585 से 1587, हिंदी में भी सभी कुछ वही दिया है। तो आप एक एक करके वीडियो को पॉज करके पूरा अच्छे से अपने से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आप चाहो तो नोट्स भी अपना बना सकते हो। अभी से ही अगर आप करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, अदरवाइज़ एग्जाम के टाइम में इतना सिलेबस है तो किसको किसको आप पढ़ोगे। तो बेटर ये रहेगा अभी से ही आप पूरा अपना धीरे धीरे कवर करते हुए चलो। तो यहाँ से जो मेन पोएम है, पोएम का इंट्रोडक्शन यहाँ से आपको मिलेगा, व्हेन इन डिस्ग्रेस। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है पोएम का। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है। यहाँ से पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इंग्लिश लिटरेचर है आपका, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो फिलहाल हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पोएम का। व्हेन द फेट इन अगेंस्ट मी एंड पीपल होल्ड मी लो इन देयर ओपिनियन, आई वीप ऑन माई स्टेट एज अ कॉमन प्लेयर। जब भाग्य मेरे विरुद्ध होता है और लोग मुझे अपने विचारों में हीन समझते हैं, मतलब अपने में ही खोया हुआ समझते हैं, तो मैं साधारण होने पर रोता हूँ।
तो उसके बाद देखेंगे हेवन टर्न्स अ डीफ ईयर टू माई बूटलेस क्राइस एंड लुक डाउन अप अपॉन एंड कर्स माई फेथ। आकाश मेरे रोने और चिल्लाने को अनसुना कर देता है और जब वह रोता और चिल्लाता है तो हेवन भी उसको अनसुना कर देता है और बहुत ही हीन दृष्टि से देखता है, यानी जब घूरता है वो उसे, आकाश भी उसको हीन दृष्टि से देखता है और उसके भाग्य को कोसता है। आई डिज़ायर टू बी लाइक द मैन हु इज़ रिचर इन होप एंड फेवर्ड बाय फेथ। आई विश टू बी लाइक another इन future, like still another surrounded by friends. I desire to have the art and opportunity of other people. I am not the least satisfied what I have in these thoughts. While almost dismissing myself, I happen to think of you, and all my dark thoughts disappear, and my heart takes the gladness of the morning when the lark sings at heaven's gate. Then the remembrance of the sweet love of any friend brings me such a wealth as I do not like to change. तो अब समरी समझिए, मैं उस व्यक्ति जैसा होने की इच्छा करता हूँ जो आशावान मतलब एक तरीके से डिज़ायरेबल है तथा भाग्य का धनी है, जिसके साथ फॉर्च्यून भी है। आकृति में दूसरे व्यक्ति जैसा होने की कामना करता हूँ और उस व्यक्ति जैसा होने की कामना करता हूँ जो मित्रों से घिरा रहता है, यानी कि उसका फ्रेंड सर्कल बड़ा हो। मैं दूसरे व्यक्तियों की कला और अवसर को प्राप्त करने की कामना करता हूँ और जो कुछ मेरे पास है उससे तनिक भी संतुष्ट नहीं होता हूँ। जो भी उसके पास है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। वो दूसरों व्यक्ति को देखता है, जब उनके फ्रेंड सर्कल को देखता है और जब उनके सभी चीज़ों को देखता है, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जो भी स्किल्स है उनको, तो उनके बारे में वो सोचता है और उनके जैसा होना चाहता है। इन्हीं विचारों में जब मैं स्वयं का निरस्त करता हूँ तो मैं संयोग से तुम्हारे विषय में सोचने लगता हूँ और मेरे सारे निराशा भरे विचार लुप्त हैं और मेरे हृदय में प्रातः काल की वह प्रसन्नता आ जाती है जब लार्क स्वर्ग के द्वार पर अपने मधुर गीत गाती है। तब मेरे मित्र की मधुर प्रेम की याद मेरे लिए ऐसा धन संतोष एवं प्रसन्नता लाती है कि मैं अपने भाग्य को राजाओं के भाग्य से भी बदलना नहीं चाहता हूँ। तो ये थी पोयम, जो कि इंट्रोडक्शन था पोयम का। तो अब चलते हैं पोयम की लाइंस पर, जो कि आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वाला। देखिए यहाँ पे कविता का परिचय जो अभी मैंने आपको जस्ट बताया, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके ईजिली पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप देखिए जो पोयम है लाइन टू लाइन यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन आपको दिख जाएगा। ये तो एक ओवरऑल समरी थी जो अभी आपने देखा। तो अब यहाँ पे देखिए व्हेन इन डिस्ग्रेस, ये एक्चुअल पोयम है, जो कि देखिए जो विलियम शेक्सपियर की पोयम रहती है, जो सोनेट्स रहती हैं विलियम शेक्सपियर की, उसको आप देखोगे तो 3 क्वार्टरेंस में रहती हैं, ठीक है, जो कि 4 लाइन की रहती है और एक आपका जो रहता है वो कपलेट रहता है। 1 कपलेट यानी 2 लाइन्स का जो रहता है वो कपलेट उसे कहते हैं। 3 क्वार्टरेंस जिसमें 4 लाइन रहती हैं और ओवरऑल देखेंगे तो सोनेट जो है 14 लाइन्स का होता है। और जो इसकी राइमिंग स्कीम है इस पर आप नज़र डालोगे तो यहाँ पे देखिए ए बी की राइमिंग स्कीम जो है इसकी वो रहेगी। यहाँ पे आप देखिए आइस क्राइज, तो आइस क्राइज सेम जैसा साउंड कर रहा है, तो ए और देखिए पहले लाइन और तीसरी लाइन जो है सेम रहेगी। ए बी जो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी। यहाँ पे देखिए व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेन साइज, आई ऑल अलोन बिवीव माई आउटकास्ट स्टेट एंड ट्रबल दी हेवन विथ माई बूटलेस क्राइज। थर्ड वाला और फर्स्ट वाला आइस क्राइज सेम जैसा सिमिलर साउंड कर रहा है और सेकेंड वाला देखेंगे तो स्टेट फेट, और ये भी सिमिलर साउंड कर रहा है। तो आगे का हम देखेंगे। एक्सप्लेनेशन आपको एक तरीके से पता चल ही गया है कि ओवरऑल जो पोएम की समरी है, सोनेट की समरी है, वो क्या है। अब आपसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, उसको समझिए। यहाँ पे ये लाइंस जैसे आपको देगा, ठीक है, ये 4 लाइन आपको दे देगा, इसको अच्छे से समझिएगा। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे, तो अच्छे से इसको देखिए। यहाँ पे आप 4 लाइन देख रहे हो, ये आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा। उसके बाद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट में आपसे आंसर मांगेगा और ये जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके के आपके 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि 6 नंबर का रहता है और 18 नंबर आपका यहीं से हो जाता है। सभी जितने भी सोनेट हैं इसको आप अच्छे से देखिएगा। रेफरेंस में आपको क्या लिखना रहता है, रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम नंबर 29 सोनेट कंपोज्ड बाय शेक्सपियर। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे द पोएट डिस्क्राइब्स हिज कंडीशन ऑफ द टाइम व्हेन ही इज़ नॉट फेवर्ड बाय फेथ, ही इज़ सैड ऑन हिज पुअर लॉट, ही डज नॉट एंजॉय अ हैप्पी लाइफ। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि एक्सप्लेनेशन में वही देंगे जो फिर अभी आपने पढ़ा, जो उस पोएम्स की लाइन है एक्चुअल, उसी को आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो द पोएट सेज दैट ही इज़ नॉट फेवर्ड बाय फॉर्च्यून एंड पीपल होल्ड हिम लो इन देयर ओपिनियन, दे डू नॉट रिगार्ड हिम हाईली
ही इज़ रिगार्डेड एज एन ऑर्डिनरी मैन। इन सच सर्कमस्टांसेस ही लेमेंट्स हिज डाउनकास्ट लॉट ऑल एलोन। ही वीप्स ऑन हिज पुअर कंडीशन, मतलब जो वो अपने ऊपर रोता है, अपने आप को कमज़ोर समझता है, दूसरों से तुलना करता है कि मैं उनके जैसा हूँ, उनके जैसा मेरा भी फ्रेंड सर्कल हो, उसी तरीके का यहाँ पे दिया हुआ है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप जिसमें पढ़ना चाहो उसको ईजिली अच्छे से कवर कर सकते हो। और इसी तरीके से जो 3 क्वाड्रेंट्स हैं, यानी 3 स्टेंजर्स हैं 4 लाइन की, उसके बारे में पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका एक कपलेट है उसकी भी पूरी एक्सप्लेनेशन देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये दूसरा आप देखेंगे क्वाड्रेंट जो कि है विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप फ्यूचर लाइक हिम। उसके बाद रेफरेंस ऑफ टू द कॉन्टेक्स्ट, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सोनेट नंबर 29 बाय विलियम शेक्सपियर। 29 सोनेट्स है तो वही सिमिलर लिखेंगे। और यहाँ पे जो लाइन है पोएम की एक्सप्लेनेशन, द पोइट इज सैड ऑन हिज लॉट, ही इज़ नॉट फेवर्ड बाय फॉर्च्यून, ही वीप्स ऑन हिज आउटकास्ट स्टेट, बट इवन हेवन टर्न्स अ डीप ईयर टू हिज क्राइस्ट। यानी कि जो आकाश है वो भी उसको हीन निगाहों से देखता है और उसका जो फॉर्च्यून है, उसका जो भाग्य है, उसको कोसता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अंडर सच सर्कमस्टांसेस द पोइट लुक एट द अदर पीपल हु एन्जॉय अ बेटर लाइफ। तो इसमें जो पोइट रहता है वो दूसरों को देखता है और उनके लाइफ्स को देखता है कि वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं और उनकी किस्मत कितनी अच्छी है। तो इसी और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो अंडर सच सर्कमस्टांसेस द पोइट लुक्स एट द अदर पीपल हु एन्जॉय अ बेटर लाइफ, यानी वो दूसरों को देखता है कि वो कैसे उससे बेटर लाइफ जी रहे हैं, तो वह भी उन जैसा अपना लाइफस्टाइल चाहता है और उनके तरीके, जो पोइट है वो उनके तरीके से जीना चाहता है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा अच्छे से आप नोट्स बनाइए, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पोएम की लाइंस सभी कुछ देख लीजिए, एक आइडिया आपको लग गया होगा कि आपको कैसे एग्जाम में आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको भी आप पढ़ लोगे तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। देखिए, जब आपको स्टोरी पता रहेगी तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, हैप्पी आई थिंक वाला। उसके बाद रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पे भी आंसर है, आप इजीली यहाँ से यहाँ तक जो भी है उसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पूरा देख लो और इसकी नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। उसके बाद जो आपका बचता है कपलेट 2 लाइन्स का, उसके बाद यहाँ पे भी उसकी एक्सप्लेनेशन देख लो अच्छे से आप, तो इसको भी आप अच्छे से एक बार कवर कर लेना। तो ये था पूरा रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट का, जो कि आपको एग्ज़ाम में आंसर देने रहेंगे इनके। कोई सा भी आपसे पूछ सकता है तो आपको सभी प्रिपेयर करना होगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर आप ज़रूर लगाइएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से देखो। तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका ये जो क्वेश्चन रहता है वो 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हम देखेंगे, जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन शेक्सपियर एज अ सोनेटर। तो कन्फ्यूज़न आपको ये भी रहता है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, तो यहाँ पे देख लीजिए, जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से आपको आंसर राइटिंग एग्ज़ाम में भी करनी रहेगी। इसको आपको देखिए समझना नहीं है, ये तो आपको एक बार याद करना है। जब आप एक बार पढ़ लोगे तो ईजिली आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को, उसके बाद आप अपना आंसर अपने अकॉर्डिंग अच्छे से दे सकते हो। अगर आप इसको लर्न कर पाओ तो लर्न भी कर लो, क्योंकि काफ़ी बड़ा आंसर है, जो कि अगर आप लर्न करोगे तो मुश्किल होगा, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा आंसर दिखाता हूँ, क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से देख लो। राइट अ नोट ऑन शेक्सपियर एज अ सोनेटर। तो चलिए पूरा आंसर इसका हम देखते हैं। ठीक है, वीडियो को देखिए, अगर आपको स्पीड लग रहा हो तो वीडियो को पॉज करिए और एक कॉपी और पेन में आप पूरा आंसर अपना लिखिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपके पास आपका नोट्स हो और आप इजीली उसको रिवाइज अच्छे से कर सको, जो भी आंसर यहाँ पे दिया है। तो देखिए, अभी ये फर्स्ट ही आंसर चल रहा है, एटलीस्ट आपको 3-4 पेज का तो आंसर लिखना ही रहता है, 3 से 4 पेज का। तो यहाँ पे देखिए पूरा आंसर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद अच्छे से रिवीजन करिएगा एग्ज़ाम टाइम में इस क्वेश्चंस को। अभी एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेगा इसी चैप्टर से, जो कि रिलेटेड है। अभी तो ये फर्स्ट वाला ही आपका चल रहा है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी अब आ चुका है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे, जो कि है राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम व्हेन इन डिस्क्रिप्ट सोनेट नंबर 29। जो अभी आपने पढ़ा, अगर आपने सोनेट को अच्छे से पढ़ा है तो आप यहाँ पे अच्छे से अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम लिख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे उसका आंसर लिखा है, आप उसको भी अच्छे से देख सकते हो। क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द सोनेट, इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे आप आंसर देख लो, पूरा आंसर आपको एटलीस्ट मिल गया, वो 138 का है। यहाँ तक जो दूसरा आंसर है, यहाँ तक आप आंसर दूसरा देख सकते हो। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन, साथ में क्वेश्चन एंड आंसर सोनेट नंबर 29 का। ठीक है, सोनेट नंबर 29 का था। आगे आपको जो भी और सोनेट्स हैं, जितना भी सिलेबस है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की पीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लिटरेचर का,
वो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम के पहले पहले पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और लगातार बने रहो, जब भी वीडियोज़ आए उनको मिस मत करना। एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके।